नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो पेपर हुआ था 2023 वाला, उसको लेकर आए हैं। ठीक है ना। देखो, इस पेपर को लाने का उद्देश्य यही है, एग्जाम 2024 के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है ना, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पिछले पेपर से रिपीट होते हैं, इसलिए भी आपका यह पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। जिब्बरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, इंसुलिन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो, इसका आंसर आपको किस तरीके से एग्जाम में लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से नंबर डाल देना है। ठीक है ना। नंबर ए जो आपका पहले क्वेश्चन का पहला है। ठीक है ना। और इसका ऑप्शन भी आपको लिखना है इस तरीके से। सा का कौन सा सही है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देके आना है। ठीक है ना। आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना है, आप इस तरीके से पहला नंबर डाला और उसमें सा लिख कर आ गए, इस तरीके से आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से आंसर देके आते हैं, पहले का एब्सिसिक अम्ल। तो आपको इस तरीके से भी आंसर नहीं देना है। ठीक है ना। जो मैंने इस तरीके से बताया ना, इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिख कर आना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा? गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोल और पीला हो जाएगा। ठीक है ना। इस जो जीनी संरचना होती है इसमें आपका एक तो गोल वाला जीन प्रभावी रहता है और पीला वाला, येलो वाला प्रभावी रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। आपको इसमें नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण बताना है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और लकड़ी। तो नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं आपके? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होती है? यह एक नवीकरणीय स्रोत होता है। देखो, नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आपके क्या कहते हैं, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके नवीकरणीय स्रोत होते हैं। जबकि बात करते हैं अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अर्थात ऐसे स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः बनाया नहीं जा सकता, तो ऐसे होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। जबकि नवीकरणीय स्रोत होते हैं उनको बनाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है? खादिन, बंदिश, बंधारस, कुल्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खादिन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान आपको बताना है। इस तरीके से आपका डायग्राम दिया हुआ है और आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है 60 है, 90 है, 45 और 30 है। तो इसमें हमें एक्स का कोण याद करना है ना। तो इसमें जो आपतित किरण है, आपतित किरण का जो कोण है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो परावर्तित किरण का जो कोण है वो कितने का बनेगा? यह भी 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही क्या होती हैं? एक ही तल में होती हैं और एक ही कोण पर क्या होती है? आपतित और परावर्तित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है ना। द हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं प्रकाश नाड़ियाँ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, पुतली के आकार और क्रिस्टल लेंस की आकृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं क्या? प्रतारिका की कोशिकाएं, सॉरी पेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? किलोवाट आवर है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, संवेग का, बल का है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है जी आपका हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति बाई को पहचानना है आपको कि बाई इसमें कौन सा आपकी युक्ति जुड़ी हुई है। ठीक है ना। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को V से दर्शाते हैं। ठीक है ना। विद्युत सेल आपका ये होता है, और अमीटर की बात करते हैं उसको A से दर्शाते हैं, तो कुंजी। तो उसका
जो आपका युक्ति है वो क्या हो जाएगी, कुंजी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है ना। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, अपवर्तन है, संचारण है, विकृत गंधता है, तो विस्थापन है। तो वातावरण में चांदी की परत पर, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना एक क्या है, संचारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम, Fe तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही और बढ़ता क्रम लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है ना। तो Fe जिंक एल्युमिनियम, Fe जिंक जिंक सॉरी Fe एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम Fe जिंक, और एल्युमिनियम जिंक और Fe। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा Fe जिंक और एल्युमिनियम। जो Fe होता है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है और एल्युमिनियम से कम होता है जिंक। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है CH3COOH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसमें इस तरीके से अभिक्रिया हुई है और हमें ए उत्पाद को बताना है कि इसमें बनने वाला उत्पाद कौन सा है। ठीक है ना। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए बताना है आपको। तो इस तरीके से आपके ये रिएक्शन कराएंगे ना, तो इसमें जो बनने वाला उत्पाद है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें क्या होता है कि यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपका OH निकलेगा, जो जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है ना। और जो CH2 होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, ये बना लेता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं, एमाइलेज। इसका कार्य क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। जनक पौधे के कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। क्या कहलाती है, जैव निम्नीकरण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। सजातीय ध्रुव जैसे कि मान के चलते ये आपके सजातीय ध्रुव है। सजातीय ध्रुव का मतलब होते हैं समान, यदि ध्रुव होते हैं, जैसे एक ध्रुव प्लस है, इधर भी आपका प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरीके से जो नेगेटिव है, ये ध्रुव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अर्थात सजातीय ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, वह होता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी 30 के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या आपको बतानी, वो भी किसमें, आवर्त में बतानी। तो इस तरीके से देखो, यह आपकी ऐसे मान के चलते, ये आपकी आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में आपके इस तरीके से क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, और इस तरीके से क्या होते हैं, आपके वर्ग होते हैं। तो इसमें पूछा है कि तीसरे आवर्त में आपको तत्वों की संख्या बतानी है। तो तीसरे आवर्त में कितनी होती है, 8 होती है। कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्भरण। पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि आपको बतानी है। तो जैसे जीवाश्मी ईंधन होते हैं तो इनका क्या करते हैं, दहन कराते हैं। तो दहन कराने से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इसकी एक हानि क्या हो जाएगी, वायु प्रदूषण। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पारतंत्र के अजैव घटक हैं का एक उदाहरण आपको बताना है। अजैव घटक, देखो अजैविक घटक और जैविक घटक के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपके एक तरफ लिख लेंगे हम अजैव घटक,
अजैव घटक और एक तरफ होते हैं आपके जैव घटक, ठीक है ना। तो अजैव घटक के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपका ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, तो ये सभी क्या होते हैं आपके अजैव घटक होते हैं। जैव घटक के बारे में बात करते हैं तो पेड़ पौधे, ठीक है ना, कवक है, बैक्टीरिया है और आपका वायरस, तो ये सभी क्या होते हैं आपके जैव घटक होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि पारतंत्र के अजैव घटक का सिर्फ आपको एक उदाहरण देना है, तो इसका इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, इनमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हो, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण क्या है। तो बात करें दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, जैसे आपकी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से मैंने बनाई, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं दिक्सूचक, अब दिक्सूचक रखने पर क्या होगा कि दिक्सूचक दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो केवल एक दिशी होती हैं, एक दिशा की ओर गमन करती हैं, ठीक है ना। इसलिए जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो आपको धारावाही प्रणालिका वाला आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तो होता है आपका अम्ल प्लस क्षार, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आपका समीकरण, आप इसका समीकरण भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया है आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के बारे में बात करते हैं तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के लिए दिया गया था, और किसने दिया था, हेनरी मोजले के द्वारा इसको दिया गया था। ये नियम क्या था, नियम यह था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है, यही इसका नियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। तो इसमें क्वेश्चन है उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम बताना है, ठीक है ना। तो अभिकारक कौन सा हो जाएगा, Cu, क्योंकि Cu का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अभिकारक बताना, तो CuO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आयोडीन, हीरा, सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ आपको नाम बताना है, ठीक है ना। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करना है, ठीक है ना। जैसे आपका मीथेन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, तो CH4 ये क्या होता है आपका मीथेन होता है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको कार्बन बना लेना है इस तरीके से, ये क्या है आपका कार्बन है, ठीक है ना। और इस कार्बन से आपके 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आपके क्या है, हाइड्रोजन्स, और ये है आपका कार्बन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इसको हम इससे दर्शाएंगे, ठीक है ना, डॉट से। तो ये है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, और एक इसको, एक इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपके हाइड्रोजन परमाणु है ना, इनका जो बाह्य कोश है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो गया, इसी तरीके से इसका, ठीक है ना। अब कार्बन की बात करेंगे तो इसका जो बाहरी अष्टक है ये भी पूर्ण कर लेता है और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये बन जाती है आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रक्रम को परिभाषित करना है। इसमें आपको लाइफ प्रोसेस है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करते हुए इसके 2 उदाहरण आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, देखो एक लिंगी पुष्प के बारे में बात करते हैं
ये है आपका एक लिंगी पुष्प। तो पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प में क्या होता है, एक होता है आपका नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। अब देखो नर जननांग क्या होता है, पुमंग होता है, और आपका मादा जननांग की बात करते हैं तो वो होता है आपका जायांग। यहाँ आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पुमंग को हम क्या लिखेंगे, पुंकेसर लिख सकते हो, ठीक है ना, और जायांग को हम क्या लिखेंगे, स्त्रीकेसर लिखेंगे, ठीक है ना। यदि पुष्प में पुंकेसर या और स्त्रीकेसर इन दोनों में से कोई एक होता है, एक जननांग होता है, तो ऐसी स्थिति में वो पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी पुष्प होगा, ठीक है ना। यहाँ तो उसमें पुंकेसर होगा, यहाँ उसमें स्त्रीकेसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे पुष्प क्या होंगे, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे पुष्प होंगे वो आपके एक लिंगी पुष्प होंगे, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पपीता है, ठीक है ना, और आपका तरबूज है, तो इसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे वेलंगी पुष्प के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग होते हैं, तो ऐसे पुष्प होते हैं वो आपके वेलंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामक चित्र बनाना है आपको, तो इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र पर जो आपका परागकण है वो क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। अंकुरित होने के बाद ये क्या बनाता है, पराग नली बनाता है, और पराग नली के माध्यम से आपके अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है, ठीक है ना। जैसे आपका सबसे पहले आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें आपके होते हैं उत्पादक, फिर आते हैं उपभोक्ता, ठीक है ना। यहाँ पे होते हैं आपका मांसाहारी, फिर होता है आपका शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना। और इसमें जो ऊर्जा का प्रभाव होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 100% होता है तो यहाँ पे आपकी 10% बचती है, 0.1%, 0.01%। तो ऊर्जा की क्या होती है, लगातार हानि होती रहती है। केवल एक पोषक से दूसरी पोषक में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह ही होता है, ठीक है ना। केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेंस के आवर्धन की परिभाषा आपको देनी है, तो लेंस के आवर्धन की परिभाषा देनी है आपको इसमें। तो लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, लेंस के आवर्धन का इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है, एच डैश बट्टे एच। तो इसको एम से दर्शाते हैं, तो एम बराबर एच डैश बट्टे एच, ठीक है ना। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लेंस की आवर्धन क्षमता को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का आपको नाम बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आपका दिया है विद्युत विभवांतरों को आपको परिभाषित करना है ना, विद्युत विभवांतर को। नेक्स्ट आपका दिया है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के आपको नाम बताने हैं, तो जैसे आपके विद्युत हीटर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, और आपका विद्युत फ्यूज है, विद्युत आपका फ्यूज। तो ये सभी क्या होते हैं, जूल के तापमान नियम पर आधारित युक्तियां हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न करना है जी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको तीन प्रतिरोधक होंगे ना, उनको आपको इस परपथ में इस तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है ना। और इनको ओम के नियम के द्वारा, जो ओम का नियम होता है ना, V बराबर I R, इसके माध्यम से क्या क्या करना है आपको, ये सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका अंतिम सूत्र होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो आपको फॉर्मूला है वो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जो आपके प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संयंत्रों उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे हम जितने भी उपकरण होते हैं ना, उनको हम समांतर संयोजन में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जो वोल्टता है या वोल्टेज है वो क्या होती है, समान होती है। सभी उपकरणों में क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। जैसे कि जब हम एक उपकरण को बंद कर देते हैं या एक स्विच को बंद कर देते हैं, तो जो अन्य उपकरण होते हैं ना, तो वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान के चलते हैं कोई एक उपकरण है, एक उपकरण क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है, तो जो अन्य आपके उपकरण है ना, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो फ्यूज होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम या बायां नियम आपको लिखना है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अंतर्गत आपको ये लिखना है कि अपने बाएं हाथ, जो आपका बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर कैसे हों, लंबवत हों। यदि तर्जनी क्या होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इस तरीके का आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो भर्जन की बात करेंगे। भर्जन सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, सल्फाइड अयस्क लेंगे, ठीक है ना, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, इसका दहन कराएंगे, तो क्या होता है, क्या बना, जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। ये जो आपका भर्जन होता है वो सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में होता है। जबकि बात करते हैं निस्तापन की, तो यह होती है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट होता है। जब इसको ताप देते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, ठीक है ना। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रमकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखने हैं। तो सबसे पहला है सोडियम और दूसरा आपका 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम के बारे में, ठीक है ना। तो ये होती है सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका एथेनॉल है, ये क्या है आपका एथेनॉल, ठीक है ना। इसमें एथेनॉल की पूंजी है ना, इसमें आपकी एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पूंजी है, ठीक है ना। तो एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, हम सोडियम के साथ कराएंगे, ठीक है ना। तो एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। जो आपका सोडियम है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, जहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जो आपके हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, ये बनता है आपका सोडियम एथॉक्साइड। तो ये होती है आपकी सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरा दिया है आपका 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो आपको एक समीकरण ये लिखना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एथेनॉल होता है। जो आपका एथेनॉल है वो गर्म सांद्र H2O4 की उपस्थिति में और तापमान होता है 443 केल्विन पर, क्या बनाता है, एथीन बनाता है। क्या बनाता है, एथीन बनाता है, CH2 प्लस जल है बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साबुन की मिसेल संरचना, ठीक है ना। आपको साबुन की मिसेल संरचना को बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत दिया था उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखना है, ठीक है ना। तो अंडाशय के द्वारा आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इलेक्ट्रॉन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक है ना, और इनके आपको कार्य भी लिखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे समजात अंगों के बारे में, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके समजात अंग, वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो, लेकिन कार्य की बात करें तो कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो अंग होते हैं वो आपके समजात अंग कहलाते हैं। जैसे आपके मेढक व छिपकली के पैर, ठीक है ना, पक्षी व मानव के पाद, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे समरूप अंग।
एनालॉगस ऑर्गन्स वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना में उत्पत्ति तो भिन्न हो, लेकिन कार्य की बात करें, कार्य वो एक जैसा करते हो, समान कार्य करते हो। जैसे कि आपकी बात करें चमगादड़ व पक्षी के पंख, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। देखो इसका कारण ये होता है कि जो खतरे के संकेत जो लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि जो लाल रंग होता है ना, इसका जो प्रकीर्णन है ना बहुत कम होता है। जब प्रकीर्णन बहुत कम होगा तो ये आसानी से हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे वायवीय श्वसन को परिभाषित करना है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, ये वायु या कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन होता है, तो इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है। तो इसमें आपका जो मानव का श्वसन तंत्र है ना, पूरा आपको इसमें समझाना है और उसका आपको नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाचन तंत्र से संबंधित है। तो पाचन तंत्र को परिभाषित करना है। इसमें देखो पाचन तंत्र में क्या होता है, जो आपके जटिल कार्बन अणु होते हैं या जटिल आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, यह कहलाता है आपका पाचन, ठीक है। पाचन की बात करेंगे तो पाचन में आपको पूछा है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का पाचन में क्या महत्वपूर्ण भाग होता है या महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया है कि मानव में पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है ना। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको बनाना है अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पे होता है आपका फोकस और ये होती है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बिंब है, उसके फोकस फोकस पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पर। यहाँ पे आपको बिंब या वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बिंब है, यहाँ से आपकी किरणें जाएंगी, प्रकाश जाएगा और यहाँ से होता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, और प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है वो आपका अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसके साइज की बात करेंगे तो अत्यधिक आवर्धित बनेगा, अर्थात बड़ा बनेगा, ठीक है ना। आवर्धित बनेगा, वास्तविक बनेगा व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक गोली दर्पण। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। इसके द्वारा हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे F बराबर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना, R/2, तो उसमें R का मान दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 तथा 2F1 के मध्य रखा है। तो इस तरीके से आपको इनकी भी जो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखो फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, ठीक है ना। ये हम लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो P बराबर 1/F होता है। इसमें क्या दिया है, लेंस की क्षमता दी है, लेंस की क्षमता में दिए रखी है 2.5 डायप्टर। तो 2.5 डायप्टर बराबर 1/F, ठीक है ना। तो F बराबर आ जाएगा 1/2.5, ठीक है ना। जब इसमें भाग देंगे ना, इसको पॉइंट को उठाएंगे तो 10/5 25
बराबर, इसको काटेंगे तो कितने बचेगा, 2/5। जब 5 का 2 हम भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदी सूचक का कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। देखो गंदी सूचक के बारे में बात करेंगे ना, गंदी सूचक। अब मैं इसके एग्जाम्पल देने हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक तो होता है वेनिला, ठीक है ना, प्याज और लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक है ना। इनमें से आप कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा है कि चूने के पानी में, तो चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, इसमें क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे, ठीक है ना। प्रवाहित करने पर यौगिक एक अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप बनता है। जब क्या होता है, आपस में ये अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाता है, श्वेत अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, श्वेत अवक्षेप बनाता है। CaCO3 क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्योंकि Ca और CO3 यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन का परमाणु निकल आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा श्वेत अवक्षेप, जिसे बोलेंगे हम A, ठीक है ना, यौगिक A, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराएंगे, तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे तो क्या बनेगा, एक जल में विलेयशील पदार्थ B बनता है, जल में विलेयशील पदार्थ B बनता है, तो CaHCO3 तो ये होता है जल में विलेय, जल में विलेयशील पदार्थ बनता है, ये होता है जल में विलेयशील, इसको बोलेंगे B। आगे क्या कह रहा है कि A व B के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं, तो A का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और B का सूत्र के बारे में बात करते हैं तो B का सूत्र क्या हो जाएगा, CaHCO, और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने, और हमें रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो आपके ये दोनों रासायनिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, शुद्ध जल का pH मान बताना है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, इसका होता है 7, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक E बनता है, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होगा आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, HCl, ठीक है ना, के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यौगिक ए बनता है, क्या बनता है, यौगिक ए बनेगा। अब क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक तो बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl, यहाँ पे 2 कर लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो NaCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O, और आपका बन जाएगा CO2, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, जलकाणु, और यहाँ पे CO2 है ही, तो ये आपका CO2 गैस बन जाएगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि A को, अर्थात इसको NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं, चलो ठीक है, ये क्या है आपका साधारण नमक है, ठीक है ना। अब A के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब क्या करेंगे, जो A है ना, इसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो इसका जलीय विलयन NaCl प्लस H2O, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। अब ए का रासायनिक आपको नाम लिखना है, तो ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम
क्लोराइड, ठीक है ना, तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। और आपको ये दोनों क्या करने हैं, रासायनिक समीकरण लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ना। दोस्तों यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। जो हमारा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और हमारा चैनल है साइंस स्टडी पीजी, इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।